हेलो बच्चों। तो हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स के रासायनिक गुण। तो आज के लेक्चर में बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं पढ़ने वाले हैं जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में आती हैं और जिनमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। KCN से क्रिया पोटेशियम साइनाइड, ऐसे अभिक्रिया किसकी करा दें? एल्किल हैलाइड की। तो क्या होगा ये RX प्लस KCN, क्या होगा? KCN। तो क्या बनेगा? यहां से किसका निष्कासन हो जाएगा? KX और क्या बन जाएगा? RCN। क्या बनेगा? RCN प्लस KX। क्या नाम होगा इसका? एल्किल साइनाइड। अब जैसे मान लीजिए यहां पर कोई एल्किल समूह ले लें, CH3 CH2 Cl प्लस KCN। तो किसका निष्कासन हो जाएगा? KCl का। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 Cn प्लस KCl। क्या नाम हो जाएगा इसका? क्या नाम लिखेंगे इसका? 3 कार्बन हो गए। इसका 2 डिग्री अनुलग्न क्या होता है? नाइट्राइल। तो इसका नाम हो जाएगा, 3 कार्बन हो गए तो इसको लिखेंगे प्रोपेन नाइट्राइल। ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। साधारण नाम लिखेंगे तो क्या लिखते हैं? एल्किल साइनाइड। तो ये हो जाएगा एथिल साइनाइड। अगली नोट करेंगे AgCNC। AgCN से क्रिया एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे कराएंगे? AgCN से। तो देखो इसमें बनता है एल्किल साइनाइड। इसमें क्या बनता है? एल्किल साइनाइड। और इसमें बनता है एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड। अब ऐसा क्यों होता है? यहाँ KCN से अभिक्रिया कराते हैं तो एल्किल साइनाइड बनता है। AgCN से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। देखो यहां पर जो KCN है, पोटेशियम और CN के मध्य में जो बॉन्ड है वो अधिकतर कैसा होता है? आयनिक होता है। और AgCN के मध्य में जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है? सहसंयोजक। तो इससे जो अभिक्रिया कराएंगे, जैसे यहां से ले लिया RX, किससे अभिक्रिया करा दें? AgCN से। तो इसमें क्या बनता है?
किसका निष्कासन हो जाएगा, AgX का, और ये क्या बनेगा, RNC, क्या बनेगा, RNC। प्लस में क्या बनेगा, AgX। जैसे यहां ले लिया C2H5Br प्लस AgCN, तो क्या बन जाएगा, C2H5NC प्लस AgBr, क्या बनेगा, AgBr। इसका नाम क्या लिखेंगे, देखो ये कार्बन है, ये कार्बन श्रृंखला में नहीं आ रहा है, तो यहां से इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा एथेन आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, ये इसका नाम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। तो यहां पर KCN से क्रिया कराई, साइनाइड बना, और इसमें क्या बना, आइसोसाइनाइड। ऐसा क्यों होता है, यहां जो सिल्वर और कार्बन के मध्य में जो बॉन्ड है वो कैसा होता है, सहसंयोजक, और इसमें कौन सा होता है, आयनिक। तो यहां पर जो अटैक करता है वो क्या करता है, कार्बन। इसमें अटैक कौन करता है, नाइट्रोजन, इसलिए यहां पर क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। अब देखो, जैसे मान लीजिए आपने फजांस का नियम पढ़ा होगा, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा फजांस का नियम। फजांस का नियम क्या कहता है, देखो 100% कोई भी बॉन्ड ना तो आयनिक होता है और ना ही सहसंयोजक होता है। तो फजांस का नियम क्या कहता है, धनायन का आकार घटने से और ऋणायन का आकार बढ़ने से आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक गुण बढ़ते हैं। कौन से गुण बढ़ते हैं, सहसंयोजक। तो धनायन का आकार कम हो और ऋणायन का आकार बढ़े। अब देखो यहां पर जो पोटेशियम और सिल्वर है इनका आकार लगभग समान होता है, लेकिन यहां पर ये आइसोसाइनाइड बना रहा है, यहां पर साइनाइड बना रहा है। तो इसमें होता है सीडो नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन। अब क्या होता है ये देखो, सीडो नोबेल गैस ऑफ कैटायन, सीडो नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन ऑफ कैटायन। ये क्या होता है, जैसे हम बात करें यहां सिल्वर, तो सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कितना होता है, 47। तो इसका कॉन्फिगरेशन देखें तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 के बाद क्या आता है 4s, लेकिन यहां पर लिख लेते हैं डी, पहले लिख लेते हैं 3d10 4s2, उसके बाद क्या आता है 4p6 3p6
अब देखो 4p6 के बाद कौन सा आएगा, 5s, उसके बाद कौन सा आएगा 4d। तो यहां पर भी पहले किसको लिख लेते हैं, 4d को ही लिख लेते हैं, 4d9 5s2, ये होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जैसे आपने कॉपर का और क्रोमियम का पढ़ा था, इसमें क्या होता है, अपवाद होता है। इलेक्ट्रॉन एस में से किस में चला जाता है, डी में चला जाता है। अब इतना तो आपको पता ही होगा, 11वीं क्लास में आप पढ़ चुके हैं, 12th में आ गए तो। यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है, डी में चला जाता है। मोर स्टेबल कौन सा होता है, फुल फील्ड या हाफ फील्ड, या तो पूरा भरा हो जो उपकोष है, या फिर आधा भरा हो, तो कैसा होता है, अधिक स्थायी होता है। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये जंप करके इसमें आ जाए, इसमें कितना हो जाए 10, इसमें कितना रह जाए 1, तो यहाँ फील्ड हो गया, ये फुल फील्ड हो गया, तो ये अधिक स्टेबल है। इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है, डी में चला जाता है। अब बात करते हैं किसकी, सिल्वर आयन की, AgCN से क्रिया कराई है। तो यहां से देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहां से निष्कासित हो जाएगा, तो यहां से ये क्या बचेगा, ये 1s2 2s2 इस प्रकार से, और यहां क्या बचेगा, ये लास्ट में 4p6 4d10। नोवेल गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वैसा हमें प्राप्त हो जाता है। C2 का मतलब होता है मिथ्या, मतलब नकली, ऐसा होता है। इसमें S में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहां से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस प्रकार का अगर कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो जाए तो क्या होगा, इसमें जो सहसंयोजक गुण हैं वो अधिक हो जाते हैं या सहसंयोजक गुण बढ़ जाते हैं। इस प्रकार का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पर जो AgCN है, यहाँ पर क्या था AgCN, जैसे ये है C2H5Br, किससे अभिक्रिया कराई थी, AgCN की संरचना किस प्रकार से होगी, अब क्या होगा, यहां पर सहसंयोजक गुण अधिक है इसमें, तो जो नाइट्रोजन है वो अटैक करेगा इस पे क्या अटैक करेगा, नाइट्रोजन, कार्बन अटैक नहीं करेगा। यहां पर जो बॉन्ड है वो कैसा है, सहसंयोजक है, इसलिए कौन अटैक करेगा, नाइट्रोजन। तो यहां पर हमें क्या प्राप्त होता है, आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। क्या हो जाता है, ये C2H5N ट्रिपल बॉन्ड C, इस प्रकार से लिख सकते हैं। जो जनरली यूज करते हैं, बैलेंसी नाइट्रोजन कितनी होती है 3, जो जनरल यूज करते हैं, तो यहाँ पर अधिक हो रही है तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जिसकी कम है उस पर निगेटिव चार्ज। तो ये आइसोसाइनाइड हमें प्राप्त होता है। ध्यान में रखना है, फाजांस नियम क्या कहता है, धनायन का आकार घटने से ऋणायन का आकार बढ़ने से आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक गुण बढ़ते हैं। अगर नोबल जो सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो रहा है कैटायन का, तो उसमें सहसंयोजक गुण बढ़ेंगे। तो इस प्रकार का हमें यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो रहा है सिल्वर का, तो इसमें सहसंयोजक गुण अधिक हो जाएंगे। तो कार्बन और सिल्वर के मध्य में जो बॉन्ड है वो अधिक कैसा हो जाएगा, सहसंयोजक। तो अटैक कौन करेगा, नाइट्रोजन, इसलिए यहाँ पर हमें NC मतलब आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। ये पॉज करके नोट कर लें, नोट कर लिया, मिटा दें। चलिए अगली नोट करेंगे पोटेशियम
नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट से क्रिया किसकी कराएंगे? एल्किल हैलाइड की। तो ये हो जाएगा RX प्लस क्या होगा ये K इस प्रकार से लिखें। तो यहाँ से क्या बनेगा KX, ये क्या हो जाएगा RON डबल बॉन्ड O। इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्किल नाइट्राइट प्लस क्या बनेगा KX। एल्किल नाइट्राइट क्या बनेगा? एल्किल नाइट्राइट। जैसे यहां पर ले लें C2H5 Cl प्लस KNO2। क्या हो जाएगा? C2H5O N डबल बॉन्ड O प्लस KCl। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल नाइट्राइट। क्या हो जाएगा? एथिल नाइट्राइट। अब देखिए यहां पर इस प्रकार से भी दे सकते हैं एग्जाम में। यहां दे दिया जाएगा आपको C2H5 Cl प्लस KNO2। तो आप सोचो यहां से KCl और यहां पर डायरेक्ट क्या जोड़ दें? NO2, तो गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, पोटेशियम नाइट्राइट से क्रिया कराएंगे तो इसमें क्या बनता है? एल्किल नाइट्राइट बनता है, ऑक्सीजन से जुड़ेगा कार्बन। तो आप इस प्रकार से बना दोगे। इसमें ये हो जाएगा C2H5NO2 प्लस KCl। तो ये गलत हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी। इस प्रकार से नहीं लिखना है, ठीक है। दूसरी रिएक्शन है वो करा दें सिल्वर नाइट्राइट से। किससे क्रिया करा दें? सिल्वर नाइट्राइट से। तो यहां पर देखें क्या होगा? RX प्लस AgON डबल बॉन्ड O। तो क्या बनेगा? इसमें क्या बनेगा? ये हो जाएगा RN डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। यहां पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहां पर नाइट्रोजन से जुड़ गया। कैसे जुड़ गया? नाइट्रोजन से, AgX। यहां पर किससे जुड़ गया? नाइट्रोजन से। यहां पर किससे जुड़ा था? ऑक्सीजन से। जैसा इसके कोई एग्जांपल ले लें,
C2H5Br प्लस AgO एंड डबल बॉन्ड O। क्या हो जाएगा? C2H5 एंड डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, नेगेटिव चार्ज इस पे पॉजिटिव चार्ज, प्लस क्या बनेगा? AgBr। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रोएथेन। नाइट्रोएथेन। अब यहां पर नाइट्राइट बना था, यहां पर क्या बनेगा? नाइट्रो। अब देखो यहां पर जैसे आपने AgCN और KCN से अभिक्रिया कराई थी, यहां सिल्वर और ऑक्सीजन के मध्य में जो बॉन्ड है वो अधिक कैसा होता है? सहसंयोजक। इसके मध्य में जो बॉन्ड होता है वो अधिक कैसा होता है? आयनिक। इसलिए यहां पर ये ऑक्सीजन से जुड़ेगा और यहां किससे जुड़ेगा? नाइट्रोजन से। इसमें नाइट्राइट, नाइट्रोएथेन। तो इन अभिक्रियाओं में क्या होता है? कंफ्यूज रहते हैं, नाइट्रो बना देते हैं दोनों में। तो आपको ध्यान में रखना है AgCN, KCN, AgCN सिल्वर साइनाइड, KCN क्या होता है? पोटेशियम साइनाइड, और यह है पोटेशियम नाइट्राइड और सिल्वर नाइट्राइड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं जो अक्सर पूछ ली जाती हैं एग्जाम में। तो ध्यान में रखना है ये बॉन्ड कैसा होगा? अधिक सहसंयोजक। इसमें कैसा होता है? अधिक आयनिक। इसलिए यहां पर अटैक कौन करेगा? नाइट्रोजन। इसमें अटैक कौन करेगा? इसमें अटैक कौन करेगा? ऑक्सीजन। और इसमें अटैक कौन करेगा? नाइट्रोजन। नोट कर लें, ये नोट कर लिया? मिटा दें? चलिए अगली रिएक्शन नोट करेंगे। NH3 से क्रिया। NH3 से क्रिया। एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे करा दें? NH3 अमोनिया से। जैसे यहां पर ये ले लें C2H5Br प्लस NH3। NH3 को इस प्रकार से लिख लें NH2। तो यहां से क्या बनेगा? HBr। क्या बन जाएगा? HBr। ये हो जाएगा C2H5NH2। यहां लिख दें HBr। ये कौन सी एमीन प्राप्त हो जाएगी? 1 डिग्री एमीन। अब ये अभिक्रिया यहीं पर नहीं रुकती है। ऐसा तो है नहीं आप कंटेनर में इसका 1 मोल ले लें, इसके बहुत सारे मोल्स होंगे, तो यहीं पर नहीं रुकेगी ये अभिक्रिया, और भी आगे होगी। तो आगे क्या होगी? ये पुनः अभिक्रिया करेगा किससे? किससे अभिक्रिया करेगा? C2H5Br से। तो एक यहां से हाइड्रोजन पुनः विस्थापित हो जाएगा और एक यहां से Br। क्या बन जाएगा? HBr। तो ये क्या हो जाएगा? C2H5NH C2
H5। ये कौन सा एमीन बन जाएगा? 2 डिग्री। कौन सा बन जाएगा? 2 डिग्री। अब यहां पर ये और आगे होगी C2H5 Br। तो पुनः यहां से एक H और यहां से Br निष्कासित हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी? HBr बन जाएगा, जिसको क्या लिखेंगे? C2H5 N C2H5 C2H5। ये कौन सा बन जाएगा? 3 डिग्री। 3 डिग्री एमीन। अब यहां पर ये पुनः किससे एग्री करेगा? C2H5Br से। किससे एग्री करेगा? C2H5Br से। तो क्या बन जाएगा यहां से? C2H5Br and C2H5 C2H5 इस पूरे पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज, और Br पे क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। तो Br अब कहीं जा नहीं सकता है, हाइड्रोजन यहाँ पर समाप्त हो गए, तो SBr नहीं बनेगा यहाँ पर। नेक्स्ट नोट करेंगे विहाइड्रो हैलोजनीकरण। विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया। इसको विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी होती है? विलोपन अभिक्रिया, या बोलते हैं इसको एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है? विहाइड्रो हैलोजनीकरण, मतलब जो एल्किल हैलाइड है, यहां पर जैसे ले लें CH3 CH2 Br प्लस KOH। कैसे लेंगे? एल्कोहल लिए। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया है, इसमें किससे कराएंगे? एल्कोहल लिए KOH से, या NaOH ले सकते हैं। तो विहाइड्रो हैलोजनीकरण का मतलब क्या होता है? एल्किल हैलाइड से हैलोजन और हाइड्रोजन का निष्कासन होगा। तो यहां पर जिस कार्बन से ये हैलोजन जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा, और इसके नजदीक वाला क्या होता है? बीटा। तो बीटा से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, अल्फा से किसका निष्कासन होगा? हैलोजन का। तो यहां से देखो हैलोजन निष्कासित होगा, तो यहां से ये क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? KBr। यहां से निष्कासन किसका होगा? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएगा? OH से। तो ये क्या अभिक्रिया हो जाएगी? यहां से एक हाइड्रोजन निष्कासित हो गया, यहां पर भी कितने हैं? 2 हाइड्रोजन, प्लस क्या बन जाएगा? KBr
प्लस H2O। तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कम हो रही है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, एथीन। अल्फा से ही निष्कासित होगा, कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, CH3 CH2 CH2 Cl प्लस KOH, कैसा होगा, एल्कोहली। तो क्या बनेगा यहां से, ये कौन सा हो गया, अल्फा, और ये कौन सा कार्बन हो गया, बीटा। तो बीटा से किसका निष्कासन होगा, हाइड्रोजन का। ऐसा नहीं है यहां से हाइड्रोजन निष्कासित करते हैं, बीटा से ही हाइड्रोजन निष्कासित होगा। तो ये क्या बनेगी, यहां से एल्कीन कौन सी बनेगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2O। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है, एल्कीन का। विलोपित हो जाता है हेलोजन से एक मोल किसका, HX का। HX का एक मोल विलोपित हो जाता है एल्किल हैलाइड से, इसलिए इसको बोलते हैं विलोपन अभिक्रिया। विहाइड्रो हेलोजनीकरण का मतलब क्या होता है, एल्किल हैलाइड से हेलोजन और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं विहाइड्रो हेलोजनीकरण। अब मान लीजिए इस प्रकार से अगर दे दिया जाए आपको, जैसे ये है CH3 CH2 CH Cl CH3, ये कौन सा हो गया है, एल्किल हैलाइड 2 डिग्री, ये कौन से थे 1 डिग्री। तो यहां पर यदि KOH से क्रिया कराएं, एल्कोहल ये KOH से, तो क्या बनेगा, देखो ये तो हो गया अल्फा, ये कौन सा हो गया, अल्फा। अब इसके नजदीक वाला कौन सा होता है, बीटा। तो ये भी बीटा हो गया, ये भी बीटा हो गया। तो यहां से भी हाइड्रोजन निष्कासित हो सकता है, यहां से भी हाइड्रोजन निष्कासित हो सकता है। तो ये अल्फा हो गया, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। तो यहां से भी हाइड्रोजन निष्कासित हो सकता है और यहां से भी। अल्फा से किसका निष्कासन होगा, हेलोजन का। इसमें 2 प्रकार की एल्कीन बनेगी। कितने प्रकार की बनेंगी, 2 प्रकार की। अब कौन कौन सी बनेगी वो देख लेते हैं। मान लीजिए यहां से हाइड्रोजन को निष्कासित कर दें, तो कौन सी एल्कीन बनेगी, यहां लिखेंगे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये कौन सी एल्कीन बन गई, यहां पर ब्यूट 1-इन। अब देखिए दूसरी कंडीशन में क्या है, यहां से हाइड्रोजन को निष्कासित कर दें तो कौन सी एल्कीन बनेगी, CH3 CH, यहां से किसको निष्कासित कर दें, हाइड्रोजन को। तो यहां क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH CH3। निष्कासन किसका हो जाएगा, KCl और H2O का। इसका क्या नाम हो जाएगा, 1 2 3 4, क्या हो जाएगा, ब्यूट 2-इन। तो 2 प्रकार की एल्कीन बनती है,
2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 3 डिग्री भी हो सकता है, तो उसमें 2 प्रकार की एल्कीन बनती हैं। 1 डिग्री से एक ही प्रकार की एल्कीन बनेगी, इसमें 2 प्रकार की एल्कीन बनेगी। जैसे यहाँ बन गया ब्यूट 1 ब्यूट 2 अब इसमें अधिक मात्रा में कौन सी बनेगी, कम मात्रा में कौन सी बनेगी? आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था सेथ-जेव का नियम। कौन सा नियम? सेथ-जेव का नियम। ये नियम क्या कहता है? यदि एल्किल हैलाइड से विलोपन अभिक्रिया द्वारा 2 प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें एल्किल समूह अधिक हों। कौन से हों? एल्किल समूह अधिक हों। डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़े हुए हैं उनसे एल्किल समूह अधिक जुड़े हों। यहां डबल बॉन्ड से जो कार्बन है उनसे एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, और यहां पर कितने हो गए? 2। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये अधिक मात्रा में बनेगी। और ये कम। ब्यूटीन अधिक बनेगी। तो ये विलोपन अभिक्रिया थी। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड से एक ही प्रकार की एल्कीन बनेगी। 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से यदि 2 प्रकार की एल्कीन बन रही हैं तो कौन सी अधिक बनेगी? जिसमें एल्किल समूह अधिक हों। किसके अनुसार? सेथ-जेव के नियम के अनुसार।